नमस्कार और वेलकम टू क्लिकी क्लासेस। मैं रंजीत। आज हम बात करेंगे व्यावसायिक सुरक्षा के बारे में। हर एक उद्योग में, हर एक जगह पे जहाँ भी काम होता है वहाँ पे हमें व्यावसायिक सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कारखाने वगैरह जो है जहाँ पे भी काम होता है वहाँ पे मशीनें होती हैं, मशीनों से ही काम होता है, तो वहाँ पे सुरक्षा का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि अगर सुरक्षा का विशेष प्रबंध न किया जाए तो दुर्घटनाएँ हो सकती हैं, और दुर्घटनाओं के कारण ही जो है बहुत ज़्यादा जान माल की क्षति हो सकती है, कर्मचारी घायल हो सकते हैं। इसलिए हमें व्यावसायिक सुरक्षा का विशेष ध्यान देना पड़ता है। व्यावसायिक सुरक्षा के अंतर्गत ये देखा जाता है कि मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, मशीन के लिए ऑपरेट करने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी है, मशीन स्टार्ट करते समय क्या चाहिए, पहले चेक करना चाहिए कि नहीं चेक करना चाहिए, क्या करना है हमें और किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि अगर कोई मशीन है, हम उसे स्टार्ट कर रहे हैं, हमने उसका फैन बेल्ट नहीं चेक किया या किसी प्रकार का और उपकरण है जो उसके फ़िल्टर है या फिर उसमें प्रॉपर ऑयल जा रहा है कि नहीं जा रहा है वगैरह वगैरह चेक करते हैं। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल में डिपार्टमेंट में अगर हमारा कोई ट्रांसफार्मर काम नहीं कर रहा है या पावर कट हो रहा है या कोई वायर कटा हुआ है, तो इन सब को हम काम करने से पहले एक बार ऑब्जर्व करते हैं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो, वरना बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। किसी उपकरण में करंट तो नहीं आ रहा है, कोई तार फाल्ट तो नहीं है वगैरह वगैरह। इस सब का अध्ययन करेंगे हम कि ये इससे कैसे बचा जाए, और इससे स्वास्थ्य के लिए जो हानियाँ होती हैं उनसे भी हमें निजात पानी है। जैसे कि अगर आप काम कर रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी प्रकार का शॉक लग जाए, तो उस समय हम तुरंत हॉस्पिटल तो पहुंच नहीं सकते या डॉक्टर तो हमें मिल नहीं पाएंगे। तो प्रारंभिक स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इन सब के बारे में हमें जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि कार्यस्थल पर अगर किसी को करंट का झटका लग जाता है और उसकी धड़कनें तक रुक सकती हैं और उसकी डेथ भी हो सकती है। कितने करंट तक की जो है नुकसान हमें सारे शरीर को पहुंचा सकता है, कितनी वोल्टेज होने पर नुकसान होगा, कोई तार तो नहीं कटा है वगैरह वगैरह। ये सब का हमें अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। या कोई इसमें थ्योरी नहीं है या किसी प्रकार का कोई, या यह समझ लो कि उपकरण का लॉ नहीं है कि हम इसको पढ़ेंगे ही, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे व्यावसायिक कार्य में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। इसलिए इग्नोर कर देते हैं कि अरे इसमें क्या है, इससे तो प्रश्न पूछे ही नहीं जाएंगे एग्ज़ाम में, फिर इससे पढ़ना क्या। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमारा बेस है, इसको हमें पढ़ना ज़रूरी है। इसको पढ़ने से हमारा जो है बेस मजबूत होता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम छोड़ देते हैं और उससे हमारा एक एक नंबर भी अगर कम होता है तो एग्ज़ाम में काफ़ी नंबर कम हो जाते हैं। तो इनको हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट या कम इम्पोर्टेंट नहीं होता, सभी इम्पोर्टेंट होते हैं। बस उसे एक लेवल में पढ़ना चाहिए, पढ़ना ज़रूरी है, कोई भी टॉपिक को छोड़ना नहीं चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रीशियन एक ITI ट्रेड जिसमें है, तो इसमें विद्युत उपकरणों के बारे में पढ़ा जाता है। तो इसमें भी जो मैकेनिकल पार्ट हैं उसके, मशीन के, जैसे कि ट्रांसफार्मर है, बेरिंग फिटिंग है, मोटर है वगैरह वगैरह पार्ट हैं, तो उनके असेंबल करना, उनको रिपेयर करना, ये सब जिस डिपार्टमेंट में आता है उसे हम इलेक्ट्रिकल फिटर कहते हैं। और इसके अनुसार हम अध्ययन करते हैं कि कौन सा इंसुलेटर सही से काम कर रहा है कि नहीं, MCB कहाँ लगानी है, वायर कहाँ कट है, बोर्ड कहाँ पे होना चाहिए और उसके नियम क्या हैं वगैरह वगैरह, ये सब अध्ययन करते हैं। सोल्डर करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसा सोल्डर होना चाहिए, इन सब का अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के क्षेत्र, वैसे तो बिजली का कार्य आज वर्तमान समय में बिजली जो है उसके कार्य तो हर जगह पे है। बिना बिजली के कोई कार्य ही नहीं होने वाला है, चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे दफ्तर हो, चाहे कोई कारखाना हो, हर जगह हमें विद्युत की आवश्यकता है। और यह मान लीजिए कि जहाँ पे भी विद्युत की आवश्यकता है वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का कार्य है ही। क्योंकि जो विद्युत के कार्य हैं, जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है या मशीनें हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए हमें उसी शख्स को लगाना होगा जो कि विद्युत से संबंधित जानकारी रखता हो, और इलेक्ट्रीशियन उसी को कहते हैं जो इनकी जानकारी रखता है। स्थानीय विद्युत, रेलवे बोर्ड, टेलीफोन विभाग, एयरपोर्ट, दूसरे राजकीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी विद्युत इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत पड़ती है। फैक्ट्रियों में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। होटल, अस्पताल, सिनेमा घर, ऐसे बहुत जगह हैं जहाँ पे
अब इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो बहुत सारे उपकरण हैं जो विद्युत से चलते हैं, और जितने भी उपकरण विद्युत से चलेंगे उन्हें ऑपरेट करने के लिए, जैसा कि हमने कहा, इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता पड़ती ही है। अब इलेक्ट्रीशियन होता कौन है, ये भी बात एक अजीब है। इलेक्ट्रीशियन होता कौन है? तो विद्युत चलित उपकरण जैसे होते हैं मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, कन्वर्टर आदि के रख रखाव, मरम्मत आदि का कार्य करने वाला कारीगर इलेक्ट्रीशियन कहलाता है। एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की वह शाखा जिसमें विद्युत चलित उपकरणों का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, उसे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड करते हैं। मतलब जिस शाखा के अंतर्गत इस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का निर्माण किया जाता है, उसका मरम्मत किया जाता है और उसका रख रखाव के बारे में जानकारी दी जाती है, उसे हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड कहते हैं। हम देखते हैं कि स्टूडेंट पढ़ते हैं, पढ़ के आगे निकल भी जाते हैं, इलेक्ट्रीशियन एग्ज़ाम भी पार कर लेते हैं। एग्ज़ाम के बाद स्टूडेंट कंपनी में अप्लाई भी करते हैं, लेकिन उन्हें बेसिक यही नहीं पता रहता कि उन्हें इलेक्ट्रीशियन कहा क्यों जाता है। तो इसको विशेष ध्यान रखें कि आपको क्यों इलेक्ट्रीशियन कहा जा रहा है और ऐसा क्या वजह है, एक नाम क्यों दिया गया है। इन सब का जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसीलिए हम ऐसे व्यक्ति को जिसने कि इलेक्ट्रिकल संबंधी उपकरण को चलाने, मरम्मत करने आदि का प्रशिक्षण लिया है, उसे हम इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। और चलते हैं, इलेक्ट्रीशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती है। इलेक्ट्रीशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जहाँ भी जाए वो अपने कार्य को निपुणतापूर्वक करे। विद्युत संबंधी जितने भी कार्य हैं उसे सावधानीपूर्वक सही तरीके से करें। हर एक कार्य करने का कोई न कोई तरीका होता है जिसे नियम के अनुसार करने पर नुकसान कम से कम होते हैं। तो कारखाने, कार्यशालाओं, बिजली गृह, व्यावसायिक संयंत्रों तथा रिहायशी मकान में प्रयोग होने वाले विद्युत यंत्रों तथा संबंधित फिटिंग की स्थापना, मरम्मत, अनुरक्षा आदि की जानकारी होनी चाहिए। विद्युत परिपथ के स्थापन के विवरण इत्यादि के लिए रेखा चित्र विनिर्देशों का अध्ययन करना, विद्युत यंत्र जैसे मेगर, अर्थ टेस्टर, वाट मीटर, आवृत्ति मीटर, पावर फैक्टर एवं अन्य ऊर्जा मीटर जैसे उपकरण के दोषों की जांच करना और उनका निवारण करना, एक तरीके से मरम्मत करना, रिपेयर करने के जो कार्य है वो इलेक्ट्रीशियन का होता है। तो ये उसके प्रमुख कर्तव्य हैं जो उसे निपुणतापूर्वक ईमानदारी के साथ करना चाहिए। ट्रांसफार्मर, मोटर्स, वाइंडिंग और रिवाइंडिंग ऐसे कई कार्य हैं जिसको हम इसमें PDF फाइल आपको मिल जाएगी जो आप पढ़ सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली आप सोचिए कि एक इलेक्ट्रीशियन क्या कर सकता है। वो बिजली संबंधी जितने भी उपकरण हैं, चाहे कहीं भी हो, बार बार एक ही चीज़ को कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बिजली के संबंधित जितने उपकरण चाहे कहीं भी हो, घर पे हो, ऑफिस हो या कहीं और हो, जहाँ ऑपरेट हो रहा है उसके रख रखाव, मरम्मत आदि का जो काम है वो एक इलेक्ट्रीशियन का ही होता है। एक इलेक्ट्रीशियन को कैसा होना चाहिए? जाहिर सी बात है, अगर इलेक्ट्रीशियन हो तो उसको ऐसा होना चाहिए कि वो अपने काम को सही तरीके से कर सके। उसे अपने विषय क्षेत्र की जिस कार्य के लिए उसका अध्ययन उसने किया उसकी जानकारी अच्छी होनी चाहिए और उसे सरलतापूर्वक कर सके, और स्टैंडर्ड रूप से जो कि निर्धारित सिलेबस है उसके बारे में उसे अच्छी जानकारी होनी चाहिए। यह सभी एक इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। रोज़गार विकास मार्ग, ये सब रोज़गार क्या है? आप प्राइवेट कंपनी में भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट कंपनियां हैं, महारत्न कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनियां हैं जैसे कि आपका, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं और स्वतंत्र संस्थाएं हैं, जहाँ पे भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रोज़गार के बहुत सारे अवसर हैं। NCL है, NTPC है, UPRVNL है, ये सब तो हैं। फिर इसके बाद इंडियन ऑयल है, फिर हमारी महारत्न कंपनियां हैं, एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इसरो है, DRDO है। ऐसी तरीके से बहुत सारी कंपनियां हैं देश में। और उसके बाद प्राइवेट लेवल की भी बहुत कंपनियां हैं जिसमें आप जॉब कर सकते हैं, और लोग करते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, पास होते हैं, सरकारी जॉब पाते हैं, कुछ प्राइवेट करते हैं। सॉरी, इलेक्ट्रीशियन बनने के बाद आप सेल्फ एम्प्लॉय हो सकते हैं। मतलब ये है कि आप खुद से स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। इसमें भी अच्छे खासे अवसर हैं। आपके कार्य के हिसाब से आपको लोग हायर करते हैं कि आपको ये काम करना है, उसके बदले आपको पैसे मिलते हैं, कितना पैसे लगेंगे आपको इस काम को कंप्लीट करके देना है। तो इसके लिए आपको स्वतंत्र रहते हैं, किसी कंपनी या किसी व्यक्ति के अनुबंध में नहीं होते। आप जो भी काम करेंगे उसके बदले आपको उचित मूल्य मिलेगा। अब आते हैं बेसिक
क्या है, हमें कार्य करते समय ये भी ध्यान रखना है कि गलतियाँ कम हों, क्योंकि गलतियाँ होंगी तो दुर्घटनाएँ होंगी, और दुर्घटना अपने आप में बहुत ही नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो दुर्घटनाएँ होती हैं, मशीनी उपकरण भी बर्बाद होते हैं, और अभी तो मशीनी उपकरण तो दूर की बात है, सबसे ज़्यादा तो इलेक्ट्रीशियन जो वर्कर है उसकी क्षति होती है, उसको चोट लग सकती है, उसके अंग क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, जिसकी वजह से आजीवन वो उसका भुक्तभोगी हो सकता है। इसलिए दुर्घटनाएं एक विशेष स्थान रखती हैं। कभी भी कार्य करते समय सावधानियों का इसीलिए बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि दुर्घटनाएं कम हों। यह अनियोजित तथा नियंत्रित घटना होती है। दुर्घटना कभी कोई जानबूझ के नहीं होती, जिसकी हम कल्पना नहीं किए होते वैसी घटनाएं होती हैं, हो जाती हैं, जो हमारी थोड़ी बहुत चूक से, जिसको हम ध्यान नहीं देते, चलता है चल जाएगा ऐसा सोच के हम किसी उपकरण को ज़बरदस्ती चलाने की कोशिश करते हैं जो कि बिगड़ा हुआ है या किसी प्रकार से उसमें कोई अंग खराब है, तो वह ऐसा करते हैं तो वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। ज़रा सी असावधानी होती है और दुर्घटना होना स्वाभाविक सी है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। दुर्घटना के क्यों होती है दुर्घटना, सोचा जाए तो पहले हम देखते हैं कि हम लापरवाही से अगर कोई काम करें या असावधानी जिसे कहते हैं, तो असावधानी से अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो कोई उपकरण हमारे हाथ से छूट गया या जिसको प्रॉपर स्थान पर नहीं रखें तो वो दुर्घटना का कारण बनता है। दूसरा, किसी कार्य में रुचि न होना, यह भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप किसी चीज़ में रुचि नहीं दिखा रहे हैं और बिना मन के और रुचि के साथ किसी कार्य को संपन्न करते हैं तो दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आपका ध्यान वहाँ पे नहीं होता है, कार्य पे कहीं और रहता है और आप ज़बरदस्ती उस कार्य को कर रहे हैं तो वो जो है दुर्घटना का कारण बन जाता है, क्योंकि उसमें आप ध्यान नहीं दे पाते कि कौन सा सामान कहाँ पे है, उसको सही लगा है कि नहीं वगैरह। अज्ञानता के कारण भी कभी कभी हम मशीनों को, जिन उपकरणों को हम नहीं जानते उसको भी हम चलाने की कोशिश करते हैं और उसको हम गलतियां कर बैठते हैं। इसकी वजह से भी दुर्घटना होने की संभावना रहती है, क्योंकि जिन उपकरणों को हमें पता ही नहीं है कैसे ऑपरेट करना है, जैसे कोई उपकरण अगर कहीं DC 12 वोल्ट तक ऑपरेट करने की है और हम उसे AC में लगा देते हैं तो वो डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि हमें चोट लगे, दुर्घटना का मतलब यह भी होता है कि उस उपकरण को भी नुकसान होना है जिसका हम संचालन कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी हमारे अंदर इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है कि हम उत्सुक हो जाते हैं कि हमें ये काम करना है, हम भी जानेंगे। ये भी एक नुकसानदायक होता है, क्योंकि स्वभाव में ही हमारा ऐसा होता है, परंतु इस कारखाना में कार्यरत कारीगरों को कुछ लगाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत उत्सुक व्यक्ति जल्दी दुर्घटना करता है। असुरक्षित हस्त औजार, ये भी एक असुरक्षित हस्त औजार जो है, कहने का मतलब यह है कि जिन उपकरणों में सही प्रकार से कोटेड उसका सुरक्षा न हो, जैसे फटा हुआ स्क्रू ड्राइवर हो या फिर प्लायर का जो वायर प्लास्टिक कोटेड है वो कटा हो या कोई रिंच वगैरह है जो टूटा हो, तो इससे हमें दुर्घटना हो सकती है। क्या होता है कि अगर टेस्टर हमारा है जिसका ऊपर का कवर टूटा है और हम लगाते हैं तो हमें करंट का झटका लग जाता है, या कोई ऊपर जो कि डैमेज है और हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए और कभी भी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ऐसे असुरक्षित दुर्घटना के बहुत से कारण हैं, जिसमें से असुरक्षित लेआउट है, अगर कारखाने का डिज़ाइन ही सही ना हो, जिससे उपकरण इधर उधर वितरित पड़े हों, कोई और उपकरण कहीं और हो, एक ही कार्य को करने के लिए बार बार इधर उधर जाना पड़े, तो ये भी दुर्घटना के लिए बहुत उत्तरदायी हो सकता है। इसी के अंतर्गत स्वच्छता की कमी को भी हम देख सकते हैं, क्योंकि अगर सामान उपकरण व्यवस्थित तरीके से नहीं होंगे और यहाँ वहाँ बिखरे रहेंगे तो ये हमारा दुर्घटना करने का एक बहुत बड़ा कारण है। और पहनावा एक विशेष कारण हो सकता है, जैसे ढीले कपड़े, टाई, मफलर आदि कार्य करते समय नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ढीले कपड़े मशीन में आ सकते हैं। आप ऑपरेट कर रहे हैं, नीचे से पता चला कि आपका शर्ट का किनारा जो है वो मशीन में फंस गया, जिसकी वजह से दुर्घटना हो जाती है। कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, कभी कभी आदमी का पूरा वो मशीन में फंस जाता है इस कपड़े ढीले होने की वजह से।
लंबे बाल हैं वो भी नुकसानदायक हैं, क्योंकि अगर लंबे खुले बाल हैं और आप झुक कर काम कर रहे हो, मशीन में अटक जाए या फिर सोल्डरिंग करते समय चेहरे पर आ जाए, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर साफ काम नहीं कर सकते, तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जहाँ पे नॉइज़ हो रहा है वहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन के लिए नॉइज़ प्लग लगाना चाहिए, क्योंकि कुछ मशीनें काम करते समय बहुत ज़्यादा आवाज़ करती हैं। ऐसी मशीनों पे काम करते समय नॉइज़ प्लग लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो धीरे धीरे आपके सुनने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है और ऊंचा सुनने के आदी हो जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक है। बिल्डिंग कर रहे हैं या कोई भी ऐसा काम जहाँ पे पार्टिकल उड़ रहे हैं, या फिर जैसे ग्राइंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पार्टिकल उड़ रहे हैं, तो अपनी आँखों की सुरक्षा के लिए चश्मा लगाना बहुत ज़रूरी है। अच्छे जूते होने चाहिए, हाथों में ग्लव्स होने चाहिए, अंगूठी वगैरह पहनकर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ग्लव्स नहीं पहन सकते या पहनने में दिक्कत होती है और काम करते समय इन सब चीज़ों से बहुत ही दिक्कत आती है। इसलिए इन सब चीज़ों का प्रयोग न करें तो ही बेहतर है। प्रकाश की अनुचित व्यवस्था, ये भी एक दुर्घटना का कारण हो सकता है। आप अंधेरे में काम कर रहे हैं, उचित व्यवस्था नहीं है लाइट की, तो काम करते समय आपको उपकरण साफ दिखाई नहीं देंगे और ये दुर्घटना का कारण हो सकता है। अव्यवस्था या थकान, नशे की आदत, नशे में अगर कोई लत है तो वो अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं रख सकता, जिसकी वजह से वह नुकसान कर सकता है।